हेलो 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 सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 का लास्ट लेक्चर। आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसी लेक्चर में थोड़ा सा पार्ट रह गया था पिछले लेक्चर में हमारा, और लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था, इस कारण से हम लोगों ने उस लेक्चर में इस चैप्टर को छोड़ दिया। और आज हम लोग करने वाले हैं एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। तो हम लोगों ने कुछ भाग के बारे में पढ़ लिया था, फूलों के भाग जो होते हैं, कुछ भागों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि वृंत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पुष्पासन के बारे में पढ़ा था, बाह्यदल के बारे में पढ़ा था, और दलपुंज के बारे में पढ़ा था, जिसे कि इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पुमंग, जिसे कि एंड्रोसियम कहते हैं इंग्लिश में। और ये क्या होता है भाई, सबसे पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो लगभग 35-40 मिनट के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि कॉटिलीडन वगैरह में, यानी कि एक पत्री बीज, 2 पत्री बीज, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अभी आपको आगे भी काम आते हैं 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तो थोड़ा सा यहाँ से मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम जो होता है, ये किसी भी फूल का नर जनन अंग होता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे, इसमें कुछ समझना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, बस उस पर आपको ध्यान से सुनना है, और बाकी कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। जहाँ पे समझने वाली चीज़ होगी मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये सभी चीज़ें आपको थ्योरी के बेसिस पे याद रखनी है कि पुमंग जो होता है, ये होता है किसी भी फूल का नर जनन अंग होता है। फूल का नर जनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव, फूल का नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है। पुमंग जो एंड्रोसियम जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो फूल का नर जनन अंग होता है, और इससे कई लंबी और पतली रचनाएं भी निकलती हैं। इससे क्या होती है? कई लंबी और पतली रचनाएं भी निकलती हैं। पुमंग से क्या होता है? कई लंबी और पतली रचनाएं भी आपको देखने को मिलती है, जो पुंकेसर कहलाती है। जो क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इससे कई लंबी व पतली, फूल का नर जनन अंग होता है, और इससे कई लंबी व पतली रचनाएं भी निकलती है। रचनाएं भी निकलती है। इससे क्या होती है? कई लंबी व पतली रचनाएं भी निकलती है या इसमें होती है। तो यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ कि इसमें कई लंबी और पतली रचनाएं भी क्या होती है, आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि इसमें कई लंबी व पतली रचनाएं भी होती हैं। रचनाएं भी होती है। किसमें कई लंबी और पतली रचनाएं होती हैं? तो पुमंग में कई लंबी और पतली रचनाएं होती हैं, और उन रचनाओं को क्या कहते हैं? जो कि पुंकेसर कहलाती है। क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। पुकेसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुकेसर को इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमिन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो पुंकेसर यानी कि STAMEN, स्टेमेन कहलाती है। स्टेमिन कहलाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और एक ये जो पुकेसर होता है, ये पुकेसर जो होता है, ये क्या होता है? ये जो पंखुड़ियां जो होती हैं फूल की पंखुड़ियों के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, उसी से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। पुकेसर जो होता है, ये क्या होता है? फूल की पंखुड़ियों से घिरी हुई होती है। फूल की पंखुड़ियों से घिरे
होते हैं। फूल की पंखुड़ियों से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। कौन घिरा होता है? तो पुंकेसर जो होता है वो फूल की पंखुड़ियों से क्या होता है? घिरा होता है। अब एक पुंकेसर का कितना भाग हो सकता है? एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि एक पुंकेसर जो होता है उसका दो भाग होता है। एक पुंकेसर का कितना भाग होता है? एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको तंतु कहते हैं। तंतु कहते हैं। पहला भाग तंतु कहलाता है, जिसे कि इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और दूसरा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग, पहला भाग तो फिलामेंट हो गया और दूसरा जो भाग होता है उसे पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। पराग कोश कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में मेरे भाई एंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथर कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एंथर कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है, एंथर कहा जाता है। अब तंतु क्या होता है? तंतु जो होता है, तंतु क्या होता है? पुष्पासन के निचले भाग से क्या होता है? जुड़ा होता है। ये तंतु जो होता है, जो कि पुमंग में होता है यानी कि एंड्रोसियम में पाया जाता है, वह पुष्पासन के निचले भाग से क्या होता है? वह पुष्पासन, तंतु का निचला भाग पुष्पासन से जुड़ा होता है। तंतु जो है उसका निचला भाग जो है वो पुष्पासन से जुड़ा होता है। अब पुष्पासन क्या है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, और अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार उस लेक्चर को जाके देखिए। तो पुष्प फिलामेंट तंतु जो होता है, तो तंतु का निचला भाग क्या होता है? तंतु का निचला भाग, तंतु का निचला भाग किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। पुष्पासन से क्या होता है? जुड़ा होता है। तंतु का जो निचला भाग होता है वो पुष्पासन से जुड़ा होता है। वो क्या होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। और ये जो पराग कोश होता है ये क्या होता है? यह तंतु के शीर्ष पर होता है। यह कहाँ होता है? यह तंतु के शीर्ष पे होता है। यह तंतु के शीर्ष पर होता है। शीर्ष पर होता है। ये क्या कहाँ होता है? तो तंतु के शीर्ष पे होता है। और इस पराग कोश में, इस पराग कोश जिसे कि एंथर बोलते हैं हम लोग, जिसे कि एंथर बोलते हैं भाई, इसमें क्या होता है? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि असंख्य मात्रा में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, जिसे कि इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पराग कोश में असंख्य मात्रा में, इसमें असंख्य मात्रा में, असंख्य मात्रा में, असंख्य मात्रा में क्या होते हैं? पराग कोश होते हैं। पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, जिसे कि इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन पराग कण होते हैं, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। पराग कण होते हैं। पराग कण क्या होते हैं? होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। मैं एक बार फिर से आपको ये सारी चीजें समझा देता हूँ। ठीक है? पुमंग जो होता है वो एक फूल का ही भाग है, जिसे इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं हम लोग। और यह किसी भी फूल का नर जनन अंग होता है, इसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं हम लोग। इसमें कई लंबी, यानी कि पुमंग में कई लंबी और पतली रचनाएं होती हैं, जो कि पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर कहलाती है, ठीक, जिसे कि इंग्लिश में स्टेमिन हम लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं। और ये पुंकेसर जो होता है फूल की पंखुड़ियों से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। फूल की पंखुड़ियों से घिरे होते हैं। और एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। कोई पुंकेसर है उसका दो भाग है। पहला भाग जो होता है वो तंतु होता है, और तंतु का निचला भाग जो होता है वो पुष्पासन से जुड़ा होता है। और दूसरा भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पराग कोश बोलते हैं, जिसे कि इंग्लिश में एंथर बोलते हैं हम लोग। और यह तंतु के शीर्ष पे होता है। पराग कोश कहाँ होता है? तंतु के शीर्ष पे होता है। और पराग कोश में असंख्य मात्रा में, यानी कि हम लोग जिसे कि काउंट नहीं कर सकते, असंख्य क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? आप लोग एक बार इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग जो फूल का दूसरा भाग है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? जायंग बोलते हैं, जो कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कि फूल का जो नर जनन भाग है, नर जनन अंग है, उसे क्या बोलते हैं? तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, जिसे कि हम लोग पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कीजिए।
हो गया भाई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तो दूसरा जो भाग है वो क्या है, गाइनोसियम, जिसे कि हम लोग जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग। जायांग को क्या बोलते हैं, गायनोसियम, GYNOCIUM। ये सभी चीजें आपको आगे भी पढ़ाई जाएंगी। अगर आप 11th-12th में बायो लेते हैं तो ये चीजें आपको वहां भी पढ़ाई जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी से आप लोग इसके ऊपर कमांड बना के चलिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अब जायांग क्या है, जायांग जो है वो क्या है कि यह फूल का जो है सबसे भीतरी चक्र है। किसी भी फूल का जो होता है ये गायनोसियम फूल का सबसे भीतरी चक्र होता है। फूल का सबसे भीतरी चक्र है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि फूल का सबसे भीतरी चक्र कौन सा है, और आपके सामने 4 ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो उस समय आपको याद होना चाहिए जायांग, और कहीं सारे लोग गलत सलत भी मार के आएंगे अगर याद नहीं होगा आपको। और आप लोग इस चीज में भी कंफ्यूज कर जाइएगा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है किसी भी फूल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है किसी भी फूल का। तो इस चीजों में कंफ्यूज ना करो, इसके लिए अच्छे तरीके से ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। तो फूल का मादा जनन अंग जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो गायनोसियम ही होता है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे या क्या होता है, फूल का मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग, जिसे कि हम लोग मादा जनन अंग, जिसे कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव DUCTI, एक सेकंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंग होता है। क्या होता है, फूल का मादा जनन अंग होता है, जिसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर है मेरे भाई। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको वहां पे देखने को मिल रहा था कि पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जायांग में सामान्यतः एक या दो स्त्री केसर पाया जाता है, जिसे कि पिस्टिल कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसमें सामान्यतः एक या दो स्त्री केसर, क्या होता है इसमें, एक या दो स्त्री केसर, जिसे कि इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, PISTIL, पिस्टिल स्त्री केसर पाया जाता है। इसमें सामान्यतः एक या दो स्त्री केसर पाया जाता है, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, पिस्टिल कहते हैं। ठीक। और इसी स्त्री केसर पे
3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। स्त्री केसर पे 3 चीजें देखने को मिलता है। पहला जो भाग होता है जो कि शीर्ष भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष का जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक। और दूसरा जो होता है बीच का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, बीच का लंबा भाग, बीच का लंबा भाग उसको क्या बोलते हैं। और तीसरा जो होता है अंत में फूला हुआ, अंत में क्या होता है, कुछ फूला भाग होता है, अंत में कुछ फूला भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंत का फूला हुआ भाग, अंत का कुछ फूला भाग, अंत का कुछ फूला भाग, अंत का कुछ फूला भाग उसको क्या बोलेंगे। तो शीर्ष भाग जो होगा स्त्री केसर का जो शीर्ष भाग होगा उसे वर्तिकाग्र बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग उसे क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। बीच का जो भाग होता है, जो तंतु जैसा पतला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीच का जो भाग होता है वो तंतु जैसा पतला भाग होता है उसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वर्तिका बोलते हैं, जिसे कि इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है, STYLE। ये स्टाइल मारने वाला स्टाइल नहीं है मेरे भाई, ये पौधों का स्टाइल है, ठीक है। और जो नीचे का सबसे भाग होता है जो कि कुछ फूला हुआ भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ओवेरी कहा जाता है, अंडाशय, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में ओवेरी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल आपको दे के बताता हूं यहाँ पे, ठीक। ये इससे इतना पतला तो नहीं बन पाएगा लेकिन ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो भाग है हमारे पास जो कि ऊपर का शीर्ष भाग है इसी को क्या बोलते हैं भाई, वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये जो बीच का लंबा पतला जैसा भाग है इसी को वर्तिका बोलते हैं हम लोग, इसी को वर्तिका कहते हैं। और ये जो भाग है, ये जो भाग है इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, फूला हुआ भाग है लास्ट में, अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। इसको अंडाशय हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और ये जो अंडाशय है, अंडाशय जो है इसमें क्या होता है, अंडाशय में इसके अंदर कई बीजांड होते हैं, बीजांड होते हैं, इनके अंदर कई बीजांड आपको देखने को मिलते हैं, बीजांड होता है, अंदर क्या होता है, अंदर बीजांड होता है, अंदर क्या होता है, अंदर बीजांड होता है। और ये जो बीजांड होता है इसका क्या होता है, इसकी जो रचना होती है वो गोलाकार होती है, इसकी रचना क्या होती है, गोलाकार होती है, गोलाकार रचना होती है, गोलाकार, छोटी छोटी गोलाकार रचना, छोटी नहीं हो रहा, छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती हैं, छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं यहाँ पे पाई जाती हैं जिसे कि बीजांड कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बीजांड दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ रचनाएं हैं जो कि गोलाकार हैं, ठीक है, और यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इन्हीं रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इन्हीं रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। जो लाल जैसा आपको दिख रहा है उसी को हम लोग बीजांड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और मैं एक बार आपको फिर से ये सारी चीजें समझा देता हूँ। हाँ तो सुनो ध्यान से, सुनो। पौधों की सॉरी, ये जायांग जो है गाइनोसियम होता है और किसी भी पौधे का ये मादा जननांग होता है, यानी कि जिसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यह फूल का सबसे भीतरी भाग होता है, फूल का सबसे भीतरी भाग होता है तथा किसी भी फूल का मादा जनन अंग होता है जिसे कि इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और इसमें सामान्यतः 1 से
एक भी या दो भी कभी कभी स्त्री केसर इसमें देखने को मिलता है। और स्त्री केसर जो होता है वो जो उसका टॉप भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। बीच का लंबा और पतला भाग जो होता है उसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। और नीचे का कुछ फूला भाग होता है छोटा सा, जिसे कि हम लोग अंडाशय कहते हैं, इंग्लिश में ओवेरी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, जिसे जो कि छोटी छोटी गोलाकार रचनाओं में पाया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि फल जो होता है वो जायांग से ही विकसित होता है, जायांग के अंडाशय से। पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया है भाई, इंक सूख जाता है इसमें, पता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फल जो होता है वो क्या होता है, फल जो होता है वो जायांग के अंडाशय से ही क्या होता है, विकसित होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फल जायांग के यानी कि एंड्रोसियम के, अरे सॉरी गायोनोसियम के, जायांग के अंडाशय से ही विकसित होता है। अंडाशय से ही विकसित होता है। क्या होता है, विकसित होता है। तो फल जायांग के अंडाशय से ही विकसित होता है। और ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि फल जो होता है वो फूल के किस भाग से विकसित होता है, वो किस भाग से विकसित होता है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि फल जायांग के अंडाशय से ही क्या होता है, विकसित होता है। और जब फल बनेगा तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दो क्रियाओं का होना बहुत ही होना अनिवार्य है। फल बनने के लिए दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फल बनने के लिए दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। के लिए दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। अब वो दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो भाई वो दो क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहला जो क्रिया है हमारे सामने, पहला जो क्रिया है और दूसरी जो क्रिया है, ठीक है। पहला क्रिया जो आता है हमारे सामने वो क्या है, वो परागन है। वो परागन है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलते हैं, परागन। परागन इंग्लिश में पॉलिनेशन कहा जाता है।
अब ये पॉलिनेशन क्या होता है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। और दूसरा जो है वो है निषेचन। निषेचन, निषेचन, निषेचन जिसे कि इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो फूल जो फल जो होता है वो अंडाशय से ही जायांग के अंडाशय से विकसित होता है। फल बनने के लिए दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। दूसरा जो है दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। और पहला क्रिया जो है वो है परागन और दूसरा क्रिया जो है वो है निषेचन। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब परागन कहते किसे हैं? परागन कहते किसे हैं? तो इस बोलते हैं इसको कि परागन जो होता है कि पराग कोश से, पराग कोश होता है हमारा, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है। पराग कोश से, पराग कोश से परागकण के, पराग कोश से परागकण के, पराग कोश में परागकण होता है, परागकण के स्त्री केसर पर, स्त्री केसर पर, पिस्टिल अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, स्त्री केसर पर, स्त्री केसर पर गिरने की क्रिया, पर गिरने, गिरने, गिरने की क्रिया, गिरने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। यानी कि परागन किसे बोलते हैं? पराग कोश से परागकण की स्त्री केसर पर गिरने की क्रिया को ही परागन कहा जाता है, परागन कहा जाता है। और परागन जो होता है, परागन जो होता है वो कैसे कैसे हो सकता है? तो पहली चीज जो है यह क्रिया कीट के द्वारा हो सकती है। कोई कीट भी इस क्रिया को क्या कर सकता है? करवा सकता है। ठीक है, कोई कीट भी क्या कर सकता है? इस क्रिया को करवा सकता है। और कोई कीट भी इस क्रिया को करवा सकता है, कोई कीट भी इस क्रिया को करवा सकता है। वायु के द्वारा हो सकता है और क्या हो सकता है? जल के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है। तो परागकण तीनों के द्वारा हो सकता है। यह क्रिया कीट, वायु व जल के द्वारा, व जल के द्वारा। ठीक है, यह क्रिया जो होता है कीट के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है और जल के द्वारा भी हो सकता है। और दूसरी चीज आपके सामने जो देखने को मिल जाता है भाई, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है निषेचन, जिसे कि इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन परागकण का बीजांड के साथ संयोजन जब होता है तो उसी को निषेचन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि परागकण का बीजांड के साथ संयोजन होना, संयोजन होना। तो परागकण का बीजांड के साथ संयोजन होना ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन और निषेचन कहलाता है। ठीक, और इसी संयोजन के बाद, संयोजन हुआ और इसके बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। फल में क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और फल के अंदर क्या देखने को मिल जाता है आपको? इसके अंदर बीज होता है। फल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर बीज होता है, अंदर बीज होता है। इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई? इसके अंदर आपको बीज देखने को मिल जाता है। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर है आपको? तो यहां तक मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को कि फल जो होता है वो जायांग के अंडाशय से विकसित होता है। ठीक है, फल जो होता है वो जायांग के अंडाशय से क्या होता है? विकसित होता है, विकसित होता है। ठीक है, और
फल बनने के लिए दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। फल बनने के लिए दो क्रियाओं का होना अनिवार्य है। पहला जो है वो परागण, जिसे कि पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरा जो है उसे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। परागण किसे कहते हैं? जब पराग कोश से पराग कण के स्त्री केसर पर गिरने की क्रिया जो होती है उसी को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और यह क्रिया कीट भी करवा सकता है, वायु से भी हो सकता है और जल में भी हो सकता है। लेकिन निषेचन जो होता है वो आपको पराग कण का बीजांड के साथ संयोजन होना ही निषेचन कहलाता है। और संयोजन के बाद ही अंडाशय फल में परिवर्तित करते हैं और जो फल बनता है उसके अंदर क्या होता है? बीज होता है। और परिपक्व बीज के अंकुरन से ही नए पौधों का जन्म होता है। यानी कि बीज जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसी से क्या होता है? नए पौधों का जन्म होता है। तो यहां तक अगर आपका हो गया है तो आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आपका हो गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब कुछ हम लोग मेन पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में कुछ खास इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ये चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी, तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो ये आपका लास्ट स्लाइड रहने वाला है मेरे तरफ से। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, नोट करके इसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नोट करके हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि परिपक्व जब बीज हो जाता है तो उसी से नए पौधों का जन्म होता है। परिपक्व 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 बीज के अंकुरन से ही नए पौधों का जन्म होता है। नए पौधों का क्या होता है? जन्म होता है। परिपक्व बीज के अंकुरन से ही क्या होता है? नए पौधों का जन्म होता है। भाई गर्मी लग रही है यार, रुक जाओ। तो उससे क्या होता है? नए पौधों का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक, और यहाँ पे अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कुछ डिटेल में नहीं है, लेकिन जितना भी है थोड़ा सा मैं उसको डिटेल में करके लाया हूँ। ठीक है, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी उसको, क्योंकि आपकी किताब में वो एक करें देखें और समझे में दिया गया है। इसलिए कोई भी जो बीज जो होता है उसके ऊपर एक पतला छिलका होता है। ठीक, कोई भी बीज के ऊपर क्या होता है? एक पतला छिलका होता है और छिलके के नीचे बीज होते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि बीज के ऊपर एक पतला छिलका होता है, एक पतला छिलका होता है, एक पतला छिलका होता है। और उस छिलके के नीचे क्या होता है? छिलके के
नीचे, छिलके के नीचे क्या होता है, छिलके के नीचे बीज पत्र होता है, छिलके के नीचे क्या होता है, बीज पत्र होता है, बीज पत्र होता है, ठीक है। छिलके के नीचे बीज पत्र होता है। तो इसी में आपको दो टाइप के बीज पत्र देखने को मिल जाते हैं। पहला जो होता है उसे एक बीज पत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसे उसे क्या कहते हैं, उसे द्विबीज पत्री कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, द्विबीज पत्री कहते हैं, द्विबीज पत्री कहते हैं। तो एक बीज पत्री किसको कहते हैं, ऐसा बीज जिसमें एक बीज पत्र हो, यानी कि ऐसा बीज जिसमें कि एक बीज पत्र हो, जिसमें एक बीज पत्र हो, एक बीज पत्र हो, ऐसा बीज जिसमें एक बीज पत्र हो या फिर होता है, एक बीज पत्र होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पे आपको। तो क्या होता है, मक्की का बीज होता है, मक्की के बीज में छिलके के नीचे एक ही बीज होता है, मक्के का बीज। द्विबीजपत्री ऐसा बीज जिसमें क्या होता है, ऐसा बीज जिसमें दो बीज पत्री हो, ऐसा बीज जिसमें दो बीज पत्री हो, दो बीज पत्री होता है, ऐसा बीज जिसमें दो बीज पत्री होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो जैसे में आपका कुछ एग्जांपल आ जाता है, जैसे यहाँ पे आपका कुछ एग्जांपल देखने को मिलता है, जैसे कि सेम का बीज हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, ठीक है। सेम, अरहर, मटर, मसूर हो गया आपका, मसूर आदि। अब इन चीजों को ध्यान से समझना मेरे भाई कि परिपक्व बीज से नए पौधे का जन्म होता है और बीज के ऊपर एक पतला छिलका होता है, उसी छिलके के नीचे, उस छिलके के नीचे क्या होता है, आपको बीज देखने को क्या होता है, मिल जाता है। छिलके के नीचे क्या होता है, बीज देखने को, आपको बीज पत्र देखने को मिलता है। और उसमें भी दो टाइप के होते हैं, छिलके के नीचे एक बीज भी हो सकता है। तो जिस छिलके के नीचे वैसा बीज जिसमें छिलका के नीचे एक ही बीज होता है, जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है मक्के का बीज, तो मक्के के बीज में छिलका जो होता है उसमें एक ही बीज आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए उसको एक बीज पत्री कहते हैं। लेकिन वैसा बीज जो कि क्या होता है, छिलका के नीचे दो बीज होता है, उसको द्विबीज पत्री कहते हैं। जैसे कि सेम, अरहर, मटर का छिलका आप कभी हटाइएगा तो बीज मिलेगा, उसको बीज मिलेगा आपको, बीज के ऊपर पर से भी पतला पतला छिलका आप हटाइएगा तो देखिएगा थोड़ा सा ऐसे करने के दबाने के बाद वो दो भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें दो बीज पत्र होते हैं, यानी कि डायकॉट बोलते हैं इसे इंग्लिश में मोनोकोट बोलते हैं। तो यहां तक आप लोग एक बार नोट कीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। तो आप लोग एक बार इसे फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। और मेरे तरफ से ये चैप्टर आपका बिल्कुल एंड होता है। आप रिवीजन करना, ये सारी चीजें आपके हाथ में है, आप अच्छे तरीके से इसको रिवीजन करके रखिएगा। और अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे जिसका कि जो कि है जंतुओं की संरचना एवं कार्य। यहाँ पे पौधों की संरचना और कार्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि बहुत डिटेल में पढ़ा भाई। मैं इस पे बैट लगा सकता हूँ, आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, कहीं इस क्लास का, पर्टिकुलर क्लास का नहीं है, मिलेगा आपको ये कंटेंट। मैं भी मिल जाए, मैंने लेकिन ढूंढा था तो नहीं मिला, आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा, जहाँ तक मैंने जितना समय लगाया है इस चैप्टर में आपका किसी ने नहीं लगाया। तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करके रखिएगा। 1-2 बार पढ़ने के बाद आपका रिवीजन हो जाता है अच्छे तरीके से। आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी 6, 7, 8, 9th में पढ़ने वाले हैं, आप उनको बताइए, उनके साथ वीडियो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक आपको यहाँ पे जो भी लिखवाया जाता है सारी PDF आपको टेलीग्राम में मिलता है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आप में से टेलीग्राम पे तो जाते हैं, बट आप लोग सिर्फ शायद सीन करके निकल जाते हैं वहाँ से। तो ऐसा नहीं करना होता है, आपको एक नीचे ज्वाइन का बटन दिखेगा, आपको वहाँ पे ज्वाइन करना होता है। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी मेरे भाई। इसलिए वहाँ पे आप टेलीग्राम पे 2 मेरा ग्रुप है, एक डाउट ग्रुप है और एक चैनल है। चैनल में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, डाउट ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप लोग आराम से कीजिएगा।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जाते-जाते आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो एक बार कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ये लेक्चर चैप्टर एंड हो चुका है और आप लोग कमेंट करने में कमी करते हैं, तो ये थोड़ा-सा आपके कमेंट से थोड़ा-सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आपके लिए कुछ मेहनत करके, कुछ एफर्ट्स करके लाते हैं सारी कंटेंट को, फिर उधर मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, आपके तक डिलीवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक अगर कोई सामने आपका बड़ा भाई आगे पढ़ा रहा है तो उसके साथ भी आप थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिए। आप कमेंट्स में लिखिए, जो भी आपको सही फ़ील होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको खराब लगता है तो आप अच्छी चीज़ को ही लिखिए। आपको ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे अच्छे से मुझे समझाना है तो मैं उस चीज़ को आपका पॉज़िटिव वे में लूँगा और बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। और इसलिए इस चैप्टर को हम लोग एंड करते हैं। मेरे तरफ से ये चैप्टर आप आज आपका बिल्कुल एंड होता है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा और जाते-जाते मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप गलत हैं, ये हैं, वो हैं और आप कुछ नहीं जवाब देते। बहुत सारे लोग आपके बारे में बड़ा भला-बुरा कहते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत सही हूँ और आप कुछ जवाब नहीं देते, तो उसी के लिए डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, जाने क्या बात कह दी है रवानी में। डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, जाने क्या कह दी है बात रवानी में। मुझको चुप रहने की आदत है वरना मैं जानता हूँ कौन है कितने पानी में। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय।